तो मध्याह्न भोजन का जब भी जिक्र होता है तो कोरिया का जिक्र अक्सर ही होता है, क्योंकि कोरिया से ही इसकी शुरुआत हुई और आज देखिए पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आज हम उस धरती पे मौजूद है जहां से अपराजय योद्धा दिया इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या हुआ कालांतर में कि आज ये धरती पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर ही कहा जाता है कि अमीर धरती गरीब लोग। तो बहरहाल मैं अंबिका सिंहदेव जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि जिस धरती ने सिंचाई को लेकर बहुत कुछ दिया, मध्याह्न भोजन के लिए बहुत कुछ दिया, क्या हुआ कि उस चीज को, उस बातों को जो आगे बढ़ाना चाहिए था वो थोड़ी सी थम गई, रुक सी गई। अंबिका जी। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि कोरिया जिले ने सिर्फ मध्याह्न भोजन नहीं, पूरे देश को मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ साथ आज जो हमारे देश का मानचित्र है उसमें भी कोरिया जिले का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक समय था जिस समय बस्तर और हैदराबाद दूसरी तरफ चले जा रहे थे, उस समय ये कोरिया जिले की ही देन है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि आज हमारा मानचित्र भी कहीं ना कहीं कोरिया से कनेक्टेड है। अब रही बात सिंचाई में, इतना काम करने के बाद आज कुछ थम सा गया है, नहीं, इसको मैं नहीं मानती हूं। पर हाँ, अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो शायद पूरे प्रदेश की ही वही स्थिति है। कुछ काम अधूरे थे, वो काम जैसे नहरों की मरम्मत हो, सालों से जो मरम्मत नहीं हुई थी वो मरम्मत अब की जा रही है। और सिंचाई की बात अगर करें तो वो भी नहीं रुकेगी, न तो सिंचाई रुकेगी और न ही कोरिया का आगे बढ़ना रुकेगा। कहा यह जाता है वैश्विक स्तर पे कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए होगा, और पानी को लेकर जो सिंचाई परियोजना चली कोरिया से, और कोरिया कुमार ने जो काम किया जर्मनी में, उनको इसके लिए सम्मानित भी किया गया। तो आपको नहीं लगता कि जो एक मॉडल उन्होंने दिया उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए था? उस मॉडल को पूरे देश में तो लागू नहीं किया गया, पर हाँ, हमारे यहाँ पर उस पर जिस तरह से काम हुआ, उनके बाद उनकी दी हुई जो देन थी यहाँ पर, उसको शायद ठीक तरह से संभाला नहीं गया। इसमें हम किसी को दोष देने के पहले ये भी देखना जरूरी है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसका भी इस पर बहुत असर पड़ा है। और एक बात और कि शिक्षा को लेकर भी कोरिया का नाम होता है। जो आजादी के पहले शिक्षा को लेकर यहाँ पे काम हुआ, और आज भी देखिए कि साक्षरता दर उसी की वजह से हुई रही। आज भी देखिए कोरोना में नवाचार हुआ तो कोरिया में ही हुआ। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा को जो कोरिया ने आजादी के पहले दिया और आज हम शिक्षा पर जितना काम कर रहे हैं वो एक मॉडल हो सकता था? मॉडल हो सकता था मेरे ख्याल से कहना गलत होगा। मॉडल हो सकता है और मॉडल है। मॉडल है। और जिस तरह से हमने छतरी वाले टीचर का भी जिक्र किया, हमने उनकी स्टोरी भी चलाई, कोरोना के समय में नवाचार हुए। क्योंकि आप देखिए कि कोरिया रियासत में विकास का केंद्र व्यक्ति था, और मौजूदा सरकार का भी यही कहना होता है, भूपेश बघेल जी अक्सर कहते हैं कि उनके विकास का मॉडल के केंद्र बिंदु में व्यक्ति है। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोरिया की जो सोच थी, चाहे वो इंडिपेंडेंस के पहले की भी हो की बात भी करें हम, तो जो केंद्र बिंदु था आज हमारे स्टेट का, वही केंद्र बिंदु आज भी है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि कोरिया मॉडल पर ही चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल कहीं ना कहीं कोरिया मॉडल से ही है, ऐसा कहना चाहेंगे? जी हम तो यही मानते हैं। जी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जी बिल्कुल।
लेकिन बीजेपी तो कहती है कि छत्तीसगढ़ मॉडल में कुछ है ही नहीं। भैयालाल रजवाड़े जी भी आ चुके हैं, पूर्व मंत्री, मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन बीजेपी अक्सर क्यों सवाल उठाती है छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर? बीजेपी विपक्ष में है और उनका काम है सवाल उठाना, सवाल तो उठाएंगे ही। और देखिए, हमने जब भी कार्यक्रम की शुरुआत कहीं भी होती है छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़ी राज की, छत्तीसगढ़ महतारी, आपको नहीं लगता जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात हो रही है वो बहुत मजबूत कड़ी है विकास की, संस्कृति से जोड़ना? देखिए, छत्तीसगढ़ अपने आप में हम ये कह सकते हैं ये पूरे भारत का हृदय स्थल है और यहाँ की संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है। आसपास में जितने स्टेट्स हैं, करीबी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका पूरा असर पड़ता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को सही स्थान तो मिलना ही चाहिए। और ऐसे में जब चुनाव है 2023 का और 24, अभी तो सेमीफाइनल फिर फाइनल, अभी कर्नाटक चुनाव भी है ही, तो आपको क्या लगता है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पहले होती रही, इन चुनावों में भी उस पर काफी चर्चा हो रही है? गुजरात मॉडल वर्सेस छत्तीसगढ़ मॉडल। कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमारे सीएम साहब, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो और चाहे वो धान के रेट हो, तो उससे कहीं ना कहीं सेंटर से गाइडेंस सेंटर भी ले रहा है। तो इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि पूरा क्रेडिट हमारे यहाँ के सरकार और हमारे यहाँ मुखिया भूपेश बघेल जी को जाता है। कोरिया की अगर बात करें, जो छत्तीसगढ़ की 4 चिनारी है, नरवा गरवा गुरुआ बारी, कितना काम हो पाया इस क्षेत्र में? यहाँ पर चारों चिन्हारी पे काम हुआ है। हमारे यहाँ पे रीपा का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, नहरों की मरम्मत भी हो रही है और हमारे कई गौठान हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग न सिर्फ गायों की देखरेख, साथ में रोजगार भी उनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पूरी तरह से चल रहा है। चूंकि आपने गोधन न्याय योजना की बात की और जब ये स्कीम आ रही थी तो रायपुर में हमने देखा कि आरएसएस के भी कुछ लोग गए थे, तारीफ भी की थी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी जाते हैं भेंट मुलाकात में तो वो गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हैं और इससे जो महिलाएं हैं वो संबल हुई हैं, उनका आमदनी भी बढ़ा है और उन्होंने परिवार को भी मजबूत किया है। ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो हमारे इस योजना की अपडेट और इसकी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी करते हैं हमेशा। अब तो मिलेट्स को लेकर भी काफी कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रायगढ़ में मिलेट्स कैफे को लेकर उन्होंने जिक्र भी किया था। तो एक मिलेट्स कैफे और चाहे मिलेट से जुड़े हुए जो अभी योजनाएं चल रही है, आपको लगता है कि एक माइलस्टोन साबित हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा क्योंकि हमारे यहाँ के कई मिलेट्स, जब यहाँ पे धान की खेती शुरू हुई उसके पहले से यहाँ पे वो मिलेट्स उगते थे। और सिर्फ रायगढ़ में नहीं, हमारे यहाँ बैकुंठपुर में, कोरिया जिले में भी मिलेट्स कैफे का उद्घाटन मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। चूंकि हम लोग का जो थीम है कोरिया, कल, आज और कल, थोड़ा पास्ट, मौजूदा समय और आगे की रणनीति क्या है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? अगर आप इतिहास के पन्नों में कोरिया को तलाशती हैं तो आपके नजरिए से क्या परिलक्षित होता है? इतिहास के पन्नों में अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आपने खुद ने कहा, कोरिया एक बहुत अच्छे स्थान पे था, एक बहुत ऊंचे स्थान पे था। शायद किन्हीं कारणों से पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे कारणों से सामने आता था जो कि शायद कोरिया वासियों को सुनकर अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो नहीं लगता था। पर हाँ, आज फिर धीरे धीरे कोरिया एक डेवलपमेंट की राह पर बढ़ रहा है और आने वाले समय में
फिर से ये अपने पुराने स्थान पर पहुंच जाएगा। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आ रही है, जो कैमरामैन ने बोला कि एक बड़ी नक्सली घटना भी हो गई है। हम कार्यक्रम को कंटिन्यू भी करेंगे, और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं और ये क्षेत्र भी एक समय नक्सल प्रभावित रहा। अब तो ठीक है, सरगुजा का अब नाम नहीं लिया जाता, तो ये एक बड़ी बात हुई इस क्षेत्र के लिए कि जो क्षेत्र नक्सल से काफी प्रभावित रहा वो अछूता है। जी, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर नक्सल का जितना भी प्रभाव था वो अब नहीं है यहाँ पर। अरुण, के बार बार बातें आती हैं, कई बार ऐसे रेफर के केसेस भी आते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपने काम भी किया है, कई डॉक्टर भी बढ़े हैं। आगे क्या काम हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर के? शहर वासियों को कितनी सुविधा आगे चल करके मिलेगी, और क्या लगता है आपको कि क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आदमी बाहर ना जाकर के उसका यही इलाज हो? जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर काफी काम हुआ है, और हमारे यहाँ आज डायलिसिस भी होता है। लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश हमारी यही है कि लोगों को कम से कम बाहर जाने की ज़रूरत पड़े। यही वजह है कि हम यहाँ पर आज हमारे यहाँ एक नया जिला अस्पताल बन रहा है, क्योंकि हम डॉक्टर्स तो लेकर आते हैं पर उसमें से कई डॉक्टर्स वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिला बने हुए तो कई साल हो गए, सालों साल हो गए, पर जिला अस्पताल एक प्रॉपर यहाँ पर बना नहीं था, जिस कारण जिन कंडीशंस में डॉक्टर्स को काम करना पड़ता था उसमें उनको कई दिक्कतें आती थी। आने वाले समय में हमारा जिला अस्पताल भी रेडी हो जाएगा और डॉक्टर्स भी और बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि इस कारण रेफर केसेस बहुत कम हो जाएंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि विकास कार्य ठप सा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से विपक्ष जो विकास हो रहा है उसको किन्हीं कारणों से देखना नहीं चाहता है, इसीलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर देखना चाहेंगे, एक खुले मन से देखना चाहेंगे, तो उनको भी जरूर दिखाई देगा। आपके हिसाब से क्या विकास हुए हैं शहर में? एक बहुत बड़ा धक्का हमारे शहर को तब लगा जब एनएच का ये बाईपास हमारे शहर को बिना छुए चला गया था। आज इसका ये असर है कि ऐसे बहुत से लोग जो पहले बैकुंठपुर की तरफ आते थे वो सीधे सूरजपुर और पटना की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे बैकुंठपुर शहर को लगा है। अब इसकी भरपाई तो हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, पर उम्मीद है कि एक बार सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। एक बड़ी समस्या है शहर से बड़ी गाड़ियों के जाने की, और एक रिंग रोड की आवश्यकता हमेशा महसूस करता है शहर, तो उसको लेकर के क्या हो रहा? रिंग रोड की आवश्यकता महसूस करता है शहर, ये तो बहुत दिनों से, ये तो एनएच का यहाँ से जाने का पास अगर यहाँ से होता तो न तो हमारे व्यापारी वर्ग इतने असंतुष्ट होते और न ही ये समस्या सामने आती। पर हाँ, अब एक रिंग रोड की आवश्यकता है, आने वाले समय में वो भी होगा। आगे को विकास कार्यों को लेकर के क्या रुख है आपका, और क्या नई चीजें इस शहर को मिलेगी जिससे यह शहर विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहे? आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम टूरिज्म से और ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उतनी ज़्यादा अभी तक टूरिस्ट को आकर्षित नहीं कर रही थी। आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाएगा, जैसे हमारे झुमका में हाउस बोट्स डालने की प्लानिंग है। इसके साथ साथ कुछ रोजगार भी बढ़ाने की कोशिश है, बाहर से कुछ उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन कोल माइंस हैं
वो तो एक लिमिटेड समय के लिए है, और धीरे धीरे जैसे वो बंद होंगी उसका असर हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपने टूरिज्म की बात की, अपार संभावना है इस क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अपार संभावना है। अब ये यहाँ हमारे पास जो सबसे बड़ी धरोहर है जिसकी कमी सबको कोविड काल में महसूस हुई, वो है यहाँ पे फ्रेश एयर। तो अगर हम इसको ठीक तरह से डेवलप कर लेते हैं तो मुझे तो लगता है यहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ने से हमारे यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। चूंकि भगवान राम के तमाम जुड़े जो यहाँ पे पद चिन्ह है छत्तीसगढ़ में, उसको सहेजने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इन दिनों बीजेपी के राम, महात्मा गांधी के राम, कौशल्या के राम काफी आम चर्चा हो चुकी है। ऐसे में आप आराम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में? राम तो एक ही है जी, और ये तो हम गलत कर रहे हैं जो इसके राम उसके राम कर देते हैं जी। हमारा छत्तीसगढ़ भगवान राम से बहुत गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। कौशल्या माता भी हमारे इसी क्षेत्र की थी, तो हमसे तो राम कहीं भी अलग नहीं है, चाहे वो बीजेपी के राम हो, कांग्रेस के राम हो, चाहे जिसके भी राम आप कह लें उनको। क्योंकि आप देखिए इन दिनों जैसे जो भी महोत्सव हुए हैं, खासतौर पे जो मंडलियां होती हैं उनको प्रोत्साहन आपकी सरकार ने दिया। कई सारे महोत्सव शुरू हुए, झुमका महोत्सव की भी शुरुआत हुई। तो इससे संस्कृति से जुड़ाव जो छत्तीसगढ़ सरकार ने करने की कोशिश की, उसमें आप कितना मानते, कितना मददगार साबित हुआ ये? देखिए, जितने महोत्सव होते हैं ये सिर्फ संस्कृति से जोड़ने का काम नहीं करते हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे आसपास जो लोग हैं उनके मन में एक उत्साह आता है, और जब ये उत्साह आता है, एक नॉर्मल सी बात है कि एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है जिसका पूरे क्षेत्र पे बहुत असर पड़ता है। तो ये सिर्फ संस्कृति को बढ़ाने की बात नहीं, ये एक ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। डेवलपमेंट में अगर आधी आबादी की बात करें, क्योंकि आप भी आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, और महिलाओं का राजनीति में जो सहभागिता है उसको लेकर अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है कि इतना रिजर्वेशन दे देना चाहिए। महिलाओं के राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से आपको लगता है कि महिलाओं के विकास में काफी मददगार साबित होगा? क्योंकि कई सारी ऐसी तस्वीरें आती है, लगता है कि आधी आबादी को लेकर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। महिलाएं पॉलिटिक्स में आए, उनको 50%, 30% या जो भी रेशियो कहा जाता है ये दिया जाए चाहे न दिया जाए। मैं ये मानती हूँ हर महिला, चाहे वो जहाँ पर भी हो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर आप इसको आधी आबादी कहते हैं तो वो जो दूसरी आधी आबादी है उसको गढ़ने का काम भी महिलाएं ही करती हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरत है महिलाओं में खुद में एक जागरूकता लाने की। कई सारे हमारे ऐसे बंधन हैं जिसमें महिलाएं बंध जाती हैं, खुद को रोक लेती हैं। आपकी सरकार ने जिस तरह से अभी बहुत बड़ी सौगात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी, और महिला स्व सहायता समूह को लेकर बहुत काम किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण में मददगार साबित हुआ ये सारी स्कीम? मैं माफी चाहूंगी, मैं महिला सशक्तिकरण इस वर्ड जी से मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जो खुद ही शक्ति है उसके सशक्तिकरण की तो बात आती ही नहीं है। पर हाँ, सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और मितानिन, जिनके लिए जो जो किया गया, ये बहुत सालों से ये ड्यू था, तो उनको सिर्फ उनका ड्यू दिया गया है। नहीं, शक्तियां तो होती है, लेकिन सही मंच मिलना, जागृत करना, वो काफी मायने रखता है। नहीं तो कह दिया जाता तुमसे तो ये होगा नहीं, ये किया नहीं जा सकता। ठीक है, अब तो बहुत सारे फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में बहुत सारे रास्ते खुले हैं,
और बहुत इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा, वो उसको आप भी समझती हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको समझती हूँ, पर ये सारी बातें हैं जो ये दूसरे 50% की तरफ से आती हैं, तो ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनका ये जो माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ताकत भी एक माँ, एक महिला ही रखती है। और आप जैसी जो विमेन रिप्रेजेंट हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी की, वो कर सकती हैं? मैं खुद को इंडिपेंडेंट वुमन नहीं कहना चाहूंगी, एक इंडिपेंडेंट इंसान कहना बेहतर होगा। और छत्तीसगढ़ में जो विकास की परिभाषा गढ़ी जा रही है, नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में क्या मानती, क्या नवा हुआ है छत्तीसगढ़ में जो आपके दिल के काफी करीब हो? यहाँ पर आज के डेट में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, एक ओवरऑल हर तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेके काम हो रहा है, हर एस्पेक्ट पे काम हो रहा है। यही है नवा छत्तीसगढ़। चूंकि एक बहुत बड़ी नक्सली घटना भी हो गई है, तो हम उस पर भी जाएंगे, उस खबर पे। चलते चलते कुछ अहम बात आप इस कार्यक्रम में रखना चाहेंगी कोरिया और इस विकास से संबंधित? एक ही अहम बात है जहां तक कोरिया और कोरिया के विकास का से संबंध है, वो यही है कि कोरिया जिस ऊंचाइयों पर था, हम सभी, चाहे हम जिस भी दल के हों, हमारा सबका उद्देश्य यही है कि हम कोरिया को फिर उसी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो इस पर चर्चा को यहीं समाप्त कर देंगे और मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना दंतेवाड़ा से निकल के सामने आ रही है हमारे